हाय। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है बेसिकली वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपका पहला फैक्टर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल। दैट मीन्स आपका जो चार्ज सेपरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। यानी कि अगर चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है तो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है तो और चार्ज सेपरेशन कम है उस केस के अंदर वो मोर स्टेबल माना जाएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये देखिए ये क्या एग्जाम्पल आपका एल्डिहाइड का। इसके अंदर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस केस के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी वो ये बनेगी। ये देखिए इस टाइप से, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करता हूं तो स्ट्रक्चर एक जो होगी ना वो आपकी मोर स्टेबल होगी कंपेयर देन टू टू। यानी कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा वो ही आएगा आपका कि स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है वो मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर टू, क्योंकि स्ट्रक्चर फर्स्ट के अंदर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। इवन दो आपके सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेपरेशन है, जिसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ठीक है, तो ये आपका जो होता है चार्ज सेपरेशन होता है। अगर चार्ज सेपरेशन है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, अगर चार्ज सेपरेशन नहीं है तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है इसके अंदर कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इंक्रीज स्टेबिलिटी। यानी कि रेजोनेंस के अंदर जो भी एटम पार्ट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है उस केस के अंदर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक। इस केस के अंदर अगर मैं चार्ज इसके अंदर देखें नाइट्रोजन के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ में डबल डेटिव बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ रेजोनेंस की तो ये डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपके इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो आपकी स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये आपकी स्ट्रक्चर सेकंड है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए इस कार्बन और इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस नाइट्रोजन का अगर मैं ऑक्टेट देखता हूँ तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला है। ये नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कितने इलेक्ट्रॉन वाला, 10 है। अगर मैं काउंट करता हूँ तो देखिए 2 इसके साथ में, 2 इसके साथ में, 2 इसके साथ में, तो ओवरऑल 6 तो इधर बन गए और 2 और 2 4। यानी कि ओवरऑल इसमें इसके जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इसका ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। ठीक है, जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके नाइट्रोजन में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। दैट मीन्स ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। इस केस के अंदर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा आपका वो ये होगा, जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो 1 का ज़्यादा होगा और उसके बाद आपके 2 आएगी, क्योंकि 1 के अंदर आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा है, कार्बन का भी, और इस कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा है। जबकि इस केस के अंदर इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं है बल्कि एक्सपेंडेड है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से जहाँ पे इंक्रीज, अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो मोर स्टेबल माना जाएगा कंपेयर देन टू एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा फैक्टर है जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन के पास में या किसी भी जो भी रेजोनेटिंग के अंदर एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका ऑक्टेट पूरा होना कंपलसरी है। या अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उस केस में भी इनस्टेबिलिटी आएगी, अगर ऑक्टेट एक्सपेंडेड है उस केस के अंदर भी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या मानी जाएगी, इनस्टेबल मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात करते हैं अपन नेगेटिव चार्ज। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज आपका
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, उस केस के अंदर भी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि आपका नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम के ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, उस केस के अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे ये लीजिए, ठीक। या इसकी अगर मैं बात करता हूँ इस एटम की, तो ये यहाँ और ये यहाँ। अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूँ तो रेजोनेंस देखिए किस तरीके से हो रहा है, ठीक। ये आपकी स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये आपकी स्ट्रक्चर सेकंड। अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन पे चार्जेस के देखते हैं। अगर कार्बन पे चार्ज देखता हूँ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे ज़्यादा? कार्बन से ज़्यादा। दैट मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अपना जो तीसरा फैक्टर है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। इस केस के अंदर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा आपका, वो सेकंड का ज़्यादा आएगा, फर्स्ट का कम होगा, ठीक। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि सेकंड यहाँ पे मोर स्टेबल है कंपेयर देन टू फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर इसलिए लेस स्टेबल है कि कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो आपका लेस स्टेबल है, ठीक। उसके बाद में अपन फोर्थ फैक्टर देखते हैं कि फोर्थ फैक्टर ये कहता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर इंक्रीज होंगे तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। या अगर कॉन्जुगेटेड मोर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो भी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे एक तो आपके पास ये है, और एक पास ये कंपाउंड। आपके पास दो कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये आपका पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद सिग्मा, फिर आपका ये पाई, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली सिग्मा है, ये भी आपका सिग्मा, ठीक। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर इस कार्बन तक सिग्मा पाई पाई सिग्मा चल रहा है, यानी कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड चल रहा है, ठीक है। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड चल रहा है, यानी कि यहाँ तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर इस सिस्टम की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा और फिर से आपका पाई। ये जो सिस्टम है वो आपका कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 है और इसके अंदर कितने हैं? 3 है। यानी कि मोर डबल बॉन्ड्स है, मोर कॉन्जुगेटेड है कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट होगी और ये आपकी सेकंड होगी। इस केस के अंदर आपकी सेकंड जो होगी वो मोर स्टेबल होगी देन फर्स्ट, ठीक। यानी कि ये आपकी मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मोर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कंपेयर देन टू फर्स्ट, साथ में मोर कॉन्जुगेटेड और मोर डबल बॉन्ड्स अवेलेबल है फर्स्ट की कंपैरिजन में। यहाँ पे आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिर्फ यहाँ तक है, इवन इसके अंदर पूरे के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से सेकंड स्ट्रक्चर जो आपकी होगी वो मोर स्टेबल होगी कंपेयर देन टू फर्स्ट, ठीक है। अब अपन फिफ्थ फैक्टर की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि कहीं पर ऑक्टेट रूल भी आ गया, ठीक है, और कहीं पर आपका क्या आ चुका है, ठीक है। मानते हैं कि कहीं पर ऑक्टेट रूल आ गया और कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव रूल आ गया। अगर दोनों आ जाते हैं तो आपको प्रायोरिटी ऑक्टेट रूल को देनी है। आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑक्टेट रूल को देनी है। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, ठीक, तो अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इस कार्बन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसमें रेजोनेंस करवा दूं इस तरीके से,
अगर मैं इसमें रेजोनेंस करवा दूं इस तरीके से, उस केस के अंदर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, उस केस के अंदर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये इसको फर्स्ट और इसको सेकंड देता हूँ, ठीक, तो अपने को पता है कि ऑक्टेट रूल को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि इस केस के अंदर आपकी फर्स्ट जो होगी वो लेस स्टेबल होगी कंपेयर देन टू सेकंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, ठीक। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा है, और इस CH3 ग्रुप यानी कि मेथिल ग्रुप का ऑक्टेट भी क्या है, पूरा है। यानी कि यहाँ पर ऑक्टेट तीनों एटम्स का पूरा है, इसलिए ये मोर स्टेबल होगी, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन, चाहे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इवन दो अपने को ऑक्टेट रूल को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड जो, क्योंकि सेकंड इसलिए मोर स्टेबल है कि इनमें तीनों एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। चलिए, ये स्टेबिलिटी के रूल्स थे कुछ, जो फैक्टर्स थे जो आपके रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की। मेसोमेरिक इफेक्ट, देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट का एक पार्ट होता है, बट आप ये कह सकते हो कि रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों 95% तक सिमिलर होते हैं। दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो छोटा सा होता है। वो क्या होता है, छोटा सा होता है। आज अपन उस छोटे से डिफरेंस को भी देखेंगे। सबसे पहले अपन मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ऑकर्स ड्यू टू फंक्शनल रूल्स, ठीक। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन ट्रांसमिटेड through the pi electrons resulting different distribution of electrons in a conjugated system, ठीक। यानी कि पोलराइजेशन जो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर वो एक परमानेंट इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट की तरह, बट यहाँ पे जो पोलराइजेशन होता है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू द पाई सिस्टम या कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। इस कार्बोनिल ग्रुप की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी या इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये तो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक। ठीक है, या इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो
पॉजिटिव चार्ज है वो तो आपका कार्बन के ऊपर है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। अब अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड को मैं किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच कर देता हूँ, अगर मान लेते हैं कि उस केस के अंदर इसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। जैसे अपन देखते हैं इसको, देखिए कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से किस तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो ऑकर्स होता है वो देखते हैं। अब देखिए मैं इस कार्बोनिल ग्रुप को किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक, अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर मैंने ये अटैच कर दिया, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप आ गया। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो। अब ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया जिसमें एक पाई एक सिग्मा, फिर एक पाई फिर सिग्मा, और फिर से आपका पाई आ जाए। ठीक, अब अगर इसमें मैं रेजोनेंस करवाता हूँ तो रेजोनेंस इस तरीके से होगा, और ये वाला इस तरफ जाएगा आपका, राइट। अब रेजोनेंस करवाते हैं अपन इसके अंदर, ये देखिए। ठीक, ठीक, ये आपका रेजोनेंस मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब देखिए इस कार्बोनिल ग्रुप की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर था, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर था, जबकि इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो अभी भी ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर आ गए। यानी कि यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर ट्रांसमिट हो गया, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, आपके इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर आ गया। ये आपका इस टाइप का जो इफेक्ट आपका होता है वो आपका कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पहले रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपका यहाँ इस कार्बन के ऊपर था, वो अब ट्रांसमिट होगी किसके ऊपर आ गया, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर आ गया। इस टाइप का जो आपका इफेक्ट होता है वो आपका कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है या वो ये होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट आपका जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, वाइल दो आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबलाइजेशन को डिटरमाइन करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो केवल फंक्शनल ग्रुप्स के अटैच होने पर ही होता है, जबकि रेजोनेंस के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। इसका एक एग्जांपल आपको भी बता देता हूँ कि रेजोनेंस के अंदर इस टाइप की कंडीशन क्यों नहीं है। देखिए ये आपकी है 1,3-ब्यूटाडाइन। इस 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, उसके बावजूद भी इसके अंदर रेजोनेंस होता है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव और ये इसके ऊपर नेगेटिव। अब इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है दैट मीन्स ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो। ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। यानी कि आपका रेजोनेंस इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना कंपलसरी होता है। रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना कंपलसरी होता है, जबकि रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना कोई कंपलसरी नहीं है बेसिकली। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। धन्यवाद।